और फिर डिफरेंट पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं जो एक्सेस कैविटी प्रिपेयर करते हुए इंपॉर्टेंट है। वैसे एक है कि एक्सेस कैविटी बनाने की के गोल्स क्या हैं, यानी आपने क्या उसमें से अचीव करना है। तो पहला उसका पॉइंट है कि केरियस टूथ स्ट्रक्चर रिमूव हो जाना चाहिए, सारा जो टूथ स्ट्रक्चर साउंड है उसको कंजर्व करना है आपने। पल्प चेम्बर टोटली डी रूफ हो जाना चाहिए, यानी बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉपरली जो है ना उसके अंदर जाना है, पल्प चेम्बर के अंदर। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सुपरफिशियली पल्प चेम्बर के अंदर जाएं और उसी को आप फ्लोर समझ लें। जो यूजुअली पल्प हॉर्न्स होते हैं ना वो एज कैनाल ओरिफिसेस नज़र आते हैं, तो सुपरफिशियल बना के ना अक्सर ऐसे लगता है कि आप फ्लोर ऑफ द पल्प चेम्बर में चले गए हैं। तो जब आप सारा रिमूव करते हैं तो उसको बेसिकली कहते हैं कि डी रूफिंग हुई है। तो क्रोनल पल्प टिश्यू आपने सारा रिमूव कर देना है और रूट कैनाल्स जो है लोकेट करके स्ट्रेट लाइन एक्सेस अचीव कर लेना है। फिर आर्मामेंटेरियम है, उसमें आपको मिरर्स चाहिए, रोटरी चाहिए, हैंड पीस बेसिकली, उसके साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्स चाहिए, एक्सकेवेटर्स चाहिए। DG16 एक्सप्लोरर होता है बेसिकली कैनाल को फाइंड करने के लिए, और साथ कोई और अगर आपको एडिशनल रेट्स कोई लूप्स वगैरह चाहिए तो वो है। फिर है कि आपने क्लूजल टूथ की जो एनाटमी है ना उसको असेस करना है। बेसिकली वो ये कहता है कि जो इंटरनल एनाटमी है ना टूथ की यानी पल्प की, वो आपकी एक्सटर्नल एनाटमी जैसी ही होती है। यानी बेसिकली आप समझें कि जो इंटरनल एनाटमी है ना वो आपकी एक्सटर्नल एनाटमी को डिक्टेट करती है। यानी जहाँ पे आपकी टूथ में आपको क्लोजली डिप मिल रही है या जहाँ कस्प उभरा हुआ है, तो पल्प चेम्बर जो है वो भी सेम उसी शेप का होगा। जहाँ से डिप है वहाँ पे डिप होगा, जहाँ पे उभरा हुआ है वहाँ पे उभरा हुआ होगा, सो ऑन। फिर कुछ कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें, आपके रोटेटेड टीथ हैं, मिजियल टिल्ट हुआ है, ग्रॉसली डिकेड है, टूथ के ऊपर फुल कवरेज रेस्टोरेशन है, क्राउन हुआ है तो उसकी आपकी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और इस तरह अगर कैल्सिफिकेशन हुई है तो भी है। फिर आपने रेडियोग्राफिकली भी असेस कर लेना है उसको। उसके बाद क्लिनिकल कंसिडरेशंस हैं, उसमें बेसिकली सबसे पहले वो बताता है कि केरियस जो टूथ स्ट्रक्चर है उसको आपने रिमूव करना है। तो अक्सर ये केस इस तरह का आता है कि आप जब आगे एक्सेस कैविटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूजुअली मीजियल साइड पर आपने बनानी होती है, जो पोस्टीरियर्स होते हैं ना उनमें मीजियल साइड पर आपने कैविटी प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि कैनाल्स की ओरिफिसेस जो होती हैं वो सारी मीजियल साइड पर होती हैं। लेकिन जब पेशेंट आपके पास आता है तो दांत में ना डिस्टल साइड पर पहले इतनी ज़्यादा केरीज होती है कि आप समझें डिस्टल जो साइड होती है ना वो टूटी हुई होती है। तो आप ये सोचते हैं कि डिस्टल पहले टूटी हुई है, मैं मीजियल साइड से बनाऊंगा, अभी प्रिपेयर कर दूंगा तो दांत बचेगा ही नहीं। तो वो बेसिकली यही बताता है कि जहाँ पे आपकी केरीज है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, वो मीजियल है या डिस्टल है, जहाँ भी है, आपने स्टार्ट केरीज वाले एरिया से ही करना है और उसी को एक्सटेंड करते हुए आपने पल्प चेम्बर के अंदर चले जाना है और वहाँ से आप उसको एक्सटेंड कर लें जितना भी आपने मीजियली लेकर आना है। तो आपने स्टार्ट करना है हमेशा जहाँ पे आपकी केरीज है वहाँ से। ऐसा नहीं होगा कि डिस्टली केरीज है तो आप कहें कि अच्छा वो तो वहीं पर रहेगी तो मैं तो मीजियल साइड से एक्सेस प्रिपेयर करता हूँ और उसकी रूट कनाल करता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा जब तक आपने केरीज सारी रिमूव नहीं करनी, तो बेसिकली RCT का कोई फंक्शन नहीं रहेगा, फ़ायदा नहीं। दूसरा है कि कंप्लीट डी रूफिंग एंड रिमूवल ऑफ डेंटिनल शोल्डर्स। तो डी रूफिंग की तो बात हो गई कि आपने सारा जो है ना पल्प चेम्बर में एक्सेस लेने के बाद टोटली जो उसकी बेसिकली रूफ ऑफ द पल्प चेम्बर है ना उसको आपने सारा रिमूव करना है, सुपरफिशियली प्रिपेयर नहीं करना है। ऐसा ना हो कि आपको जो पल्प हॉर्न्स हैं वो एज कैनाल ओरिफिसेस फील हो रहे हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप टोटल जो है पल्प की चेम्बर की रूफ है उसको ख़त्म नहीं करेंगे बर से, तो वो आपको स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं लेने देगी, और जब स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं आएगा तो आपकी थोड़ी सी कैनाल जो फाइल है वो बेंड होकर जाएगी और पॉसिबल है कि वो लेज बना दे। इसी तरह आपके डेंटिनल शोल्डर्स होते हैं, डिफरेंट टीथ में डिफरेंट एरियाज़ पे ना डेंटिन थोड़ी सी ज़्यादा डिपॉजिट हुई होती है, आप ऐसे समझें कैनाल के साथ, तो उसको भी आपने रिमूव करना होता है ताकि आपकी स्ट्रेट लाइन एक्सेस बन जाए। तो जो डिफरेंट टीथ में हैं आपके, वो उसने ऐसे बताए हुए हैं कि जो मैंडिबुलर एंटीरियर्स है उसमें लिंगुअल शोल्डर्स होते हैं, मैक्सिलरी एंटीरियर्स में भी लिंगुअल यानी पैलेटल होते हैं, प्री मोलर्स में मीजियल और डिस्टल होते हैं, मैक्सिलरी मोलर्स में बकल और मीजियल होते हैं, और मैंडिबुलर मोलर्स में मीजियल और डिस्टल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे शोल्डर होगा ना बेसिकली आप समझें वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डेंटिन होगी, उसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है ताकि स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाए। बेसिकली इसका यही मतलब है। और फिर है कि आपने सीमेंटो एनामल जंक्शन का जो लेवल है वो आपने इवेल्युएट कर लेना है। तो बेसिकली ये वो एक स्टैंडर्ड है कि जिससे आगे आपने बेसिकली नहीं जाना। जब आप एक्सेस ओपनिंग को की डेप्थ आप समझें कि सीमेंटो एनामल जंक्शन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि सीमेंट एनामल जंक्शन वाले एरिया पे आपका होता है कैनाल ऑरिफिसेस बेसिकली लोकेटेड होती हैं। तो इससे डीप जाएंगे तो चांस हो जाता है कि आप परफोरेशन कर देंगे। फिर वो कलर गाइड बता देता है थोड़ी सी कि एनामल जो है वो यूजुअली वाइट नज़र आता है आपको, डेंटीन येलो होती है, जो पल्प चेम्बर का फ्लोर होता है वो ग्रे कलर का नज़र आता है, उसके अंदर आपको रूट कनाल की जो ऑरिफिस है वो डार्क ग्रे या ब्लैक कलर की नज़र आएगी, और अगर कोई स्टोन वगैरह होगा तो वो पर्ली वाइट या डार्क येलो होगा। अब फिर आपका आ जाता है एक टेस्ट जिसको शैम्पेन बबल टेस्ट कहते हैं। वो कहता है जब आपने एक्सेस ओपनिंग बना ली है ना, तो उसमें आप सोडियम हाइपोक्लोराइट इरिगेंट जो है ना वो चेम्बर के अंदर डाल के थोड़ी देर पड़ा रहने दें उसके अंदर। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स होंगे जहाँ से ना आपकी बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बबल्स आपको नज़र आने लग जाएंगे। तो जिस पॉइंट से बबल निकल रहे होंगे ना वो बेसिकली आपकी कैनाल ऑरिफिस होगी। तो ये एक टेस्ट है बेसिकली कैनाल ऑरिफिस को लोकेट करने के लिए। और फिर आपकी स्ट्रेट लाइन एक्सेस की सिग्निफिकेंस है, तो वो बेसिकली यही है कि आप जब स्ट्रेट लाइन एक्सेस होगा तो सीधी सीधी फाइल आप अंदर डाल सकेंगे, तो आप इजीली नेगोशिएट कर सकेंगे, जो आपकी सारी कैनाल है उसको आप इजीली नेगोशिएट कर सकेंगे। कोई लेज वगैरह बनने का नहीं होगा, ना आपकी जो फाइल है वो रोटेट होगी, यानी कर्व होके बेंड होके नहीं जा रही होगी, स्ट्रेट जाएगी। तो ऑब्वियसली आपको जो कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली आरसीटी की उनसे आप बच जाएंगे। फिर आपकी हर टिथ की सेपरेटली उसने एक्सेस कैविटी बताई हुई है, और वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है, उसका जो पल्प चेम्बर होता है बेसिकली उसमें आपके 3 पल्प हॉर्न्स होते हैं, और 3 पल्प हॉर्न्स वो कहता है कि जो आपके डेवलपमेंटल मैमेलॉन्स होते हैं ना वो उनको शो करता है। तो बेसिकली इसमें 3 पल्प हॉर्न्स हैं तो 3 मैमेलॉन्स होते हैं, आप ऐसे समझ लें। और जो इसकी ही रूट कनाल है, और इस तरह के एक ही रूट है तो इसमें एक ही रूट कनाल होती है हमेशा, और एक डेफिनेट एपिकल कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है इसमें। जब रूट मैच्योर हो जाती है ना तो एपिकल कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है, जहाँ तक आप समझें कि आपने प्रिपेयर करके वो आपकी बेसिकली वर्किंग लेंथ वहाँ तक होनी चाहिए, वहाँ तक आपने ऑब्चुरेट करना। फिर उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऐसे है कि इसमें अक्सर लेटरल कनाल्स प्रेजेंट होती हैं 24% ऑफ द केसेस में। और लेटरल कनाल्स का बेसिकली आपको पता है कि होती क्या है। अब उसमें ये बात है कि जब आप फाइलिंग कर रहे हैं तो जो मेन कनाल है वो तो आपने इंस्ट्रूमेंट कर ली, और जब आप ऑब्चुरेशन करेंगे तो मेन कनाल में तो आपने जीपी डाल दिया, तो वो तो आपकी सील ऑफ हो जाएगी। लेकिन जो लेटरल या एक्सेसरी कनाल्स हैं वो नहीं होती, तो उनको आपने किस तरह करना है, उनकी मतलब आपने पल्पेक्टमी किस तरह करनी है, उसको पल्प से रिमूव कैसे करना है। तो बेसिकली वहाँ पे आपके केमिकल्स आ जाते हैं। तो जब आपने सोडियम हाइपोक्लोराइट से इरीगेट करना है उसको, तो वो बेसिकली कास्टिक है पल्प के लिए। तो जो मेन कनाल है वो तो आपने केमिकली भी और मैकेनिकली भी इंस्ट्रूमेंट की है, यानी वहाँ तो आपने फाइल भी लगाई है, और जब आपने सोडियम हाइपोक्लोराइट लगाया तो वो दोनों से उसका जो पल्प है वो तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो आपकी एक्सेसरी कनाल्स हैं वहाँ पे सिर्फ आपका जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट वो जाके जो पल्प होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा बेसिकली, और एक दफ़ा वो ख़त्म हो जाएगा और आप मेन कनाल को जीपी से कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिर जो एक्सेसरी कनाल्स हैं वहाँ पे भी ऑब्वियसली इन्फेक्शन नहीं होगी। तो लेटरल कनाल्स की बेसिकली सिग्निफिकेंस यही है। अगर आप उसमें प्रॉपरली सोडियम हाइपोक्लोराइट नहीं लगाएंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि जो लेटरल कनाल्स है उसके अंदर पल्प रह जाएगा, और आफ्टर आरसीटी भी पेशेंट को उसके अंदर पेन रहेगी। फिर वो ये बताता है कि जो इस केस में जो याट्रोजेनिक एरर है वो सबसे कॉमन ये है कि लेबियली परफोरेशन हो जाती है एक्सेस कैविटी बनाते हुए, तो उसका आपने ख्याल रखना होता है। अब यह है कि आपने एक्सेस कैविटी बनानी कैसे है, तो उसमें वो कहता है कि आपने जो आपका बार है ना आपने उसको टूथ सरफेस के परपेंडिकुलर रख के एक डिच कट बनाना है। आप ऐसे समझ लें कि एक ड्रॉप बनाना है एनामल के अंदर, एक बनाना है एक डिच कट ही आप कह रहे हैं, यानी आपने एनामल को लिंगुअल साइड से पेनिट्रेट करना है बर को परपेंडिकुलर रखते हुए, रफली सेंटर ऑफ द टूथ के अंदर आएगा, सिंगुलम से थोड़ा सा ऊपर, आप ऐसे समझ लें। जब एनामल पेनिट्रेट हो जाए उसके बाद आपने बर को डायरेक्ट कर लेना है एज मच एज पॉसिबल टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ द टूथ। उसके बाद आपने बर को अंदर लेते जाना है, पहले एनामल ख़त्म होगा फिर डेंटिन ख़त्म होगी, और जब पल्प चेम्बर आएगा तो आपको एक ड्रॉप फील होगा। जब ड्रॉप फील हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बेसिकली ड्रॉप का मतलब ये है कि अब आपके बर को रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। जब आप एनामल कट कर रहे होते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ रही होती है थोड़ी सी, जब डेंटिन कट कर रहे होते हैं तो भी आपको थोड़ी सी फोर्स फील हो रही होती है, लेकिन जब आप पल्प में चले जाते हैं तो आपको वो फोर्स फील होना ख़त्म हो जाती है, यानी वहाँ पे आपको एक ड्रॉप फील होता है कि एकदम आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पे मेरी फोर्स नहीं लग रही, यानी आप पल्प चेम्बर के अंदर चले गए हैं। अब पल्प चेम्बर के अंदर चले गए तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपने इनसाइड टू आउटसाइड जो है ना
बार को चलाना है, यानी अंदर से आपने बाहर की तरफ कटिंग करनी है ताकि जो भी डबरिया वगैरह है वो अंदर की तरफ ना गिरे। तो आपने जब इनसाइड टू आउटसाइड बार चलाते हुए उसको पूरी शेप देनी है, जो सारी एक्सेस कैविटी है। और यूजुअली जो शेप है इसकी वो आपकी ट्रायंगुलर होती है। ट्रायंगल इस तरह होगा कि जो एपेक्स है ट्रायंगल की वो सर्वाइकली जाएगी और इंसाइजली आपका जो ब्रॉड पार्ट होता है ना ट्रायंगल का वो आएगा। इस तरह आपने एक्सेस कैविटी बना लेनी है इसकी। दूसरी इसमें भी इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे उसने पीछे बताया कि जो एंटीरियर्स होते हैं उसमें पैलेटल या लिंगुअल शोल्डर होता है, तो इसमें भी जो लिंगुअल शोल्डर है वो आपने रिमूव कर लेना है सारा। और जब आप सारा रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद आपको बेसिकली स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपकी सेंट्रल इंसाइजर की थी। तो बेसिकली जिसको सेंट्रल इंसाइजर की समझ आ गई है उसको लेटरल और K9 की भी समझ आ जाएगी, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सेंट्रल इंसाइजर की एक्सेस की शेप होती है वो ट्रायंगुलर होती है और आगे जाते जाते आपने ओवर्ड में चेंज कर लेनी है, यानी लेटरल में जब आप बना रहे हैं तो ओवर्ड शेप की होगी। तो बेसिकली उसमें इस तरह है कि इसमें दो पल्प हॉर्न्स होते हैं, जो लेटरल इंसाइजर है मैक्सिलरी, ये भी उसके डेवलपमेंटल मेमोलॉन्स से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो और आगे जब आप K9 में जाएंगे तो उसमें एक पल्प हॉर्न होता है। तो इसको सिंपल याद कर लेंगे, सेंट्रल में 3 है, लेटरल में 2 है, K9 में 1 है। और इसी तरह इसकी एक रूट होती है और एक ही रूट कैनाल होती है। और इसमें भी जो आपकी इम्पॉर्टेंट बात है क्लिनिकली वो ये है कि लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं और इसमें यूजुअली एक डिस्टल कर्व होता है 53% ऑफ केसेस में। तो आपने उसको पहले रेडियोग्राफी के लिए असेस कर लेना है और उसके बाद उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह करनी है, अगर आपको प्री कर्व करने की ज़रूरत महसूस हो रही है फाइल की तो आप वो उससे कर सकते हैं। और फिर जो एक्सेस ओपनिंग है वो सेम है, उसी तरह आपने पहले परपेंडिकुलर टू द टूथ सरफेस जाना है, उसके बाद लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल करके बर को ले जाना है। जब तक ड्रॉप नहीं फील होता, ड्रॉप फील हो जाए तो आपने इनसाइड टू आउटसाइड कटिंग करनी है और उसको शेप दे देनी है जो उसमें ट्रायंगुलर थी सेंट्रल में और इसमें ओवर्ड होगी। और उसके बाद आपने जो कोई डेंटिनल शोल्डर प्रेजेंट होगा उसको रिमूव कर लेना ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन एक्सेस मिल जाए। तो सिर्फ यही है लेटरल इंसाइजर में, और कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर K9 आ जाता है। K9 में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी लेंथ जो है बाकी दांत हैं उनमें सबसे ज़्यादा लेंथ इसकी होती है। इसकी एवरेज लेंथ 26 मिलीमीटर उसने बताई है, जबकि जो सेंट्रल और लेटरल थे उनकी 22 तक थी। आप ऐसे देख लें तो ये रफली 3 से 4 मिलीमीटर लंबा होगा उससे। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन उस हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पल्प चेम्बर इस तरह का है कि इसमें एक ही पल्प हॉर्न होता है, वो इसी तरह याद कर लेंगे 3 2 और 1 इस तरह हो गया। रूट कनाल सिंगल होती है, सिंगल ही रूट है और सिंगल ही रूट कनाल है। इसमें भी लेटरल कनाल्स प्रेजेंट होती हैं और इसमें आप वो K9 एमिनेंस का बताता है, लेकिन वो एंडोडोंटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसकी एक्सेस ओपनिंग है, इसकी एक्सेस ओपनिंग सेम है, यानी आप ऐसे समझ लें कि अपर इंटीरियर्स तीनों की जो है ना K9 to K9 तीनों की, बल्कि 6 हो जाएंगे इस तरह, तो तीन सब की जो है ना वो सेम है कि आपने वही चीज़ फॉलो करनी है। तो इसकी जो शेप बनेगी बेसिकली वो सर्कुलर टू ओवर्ड होगी और इसमें भी आपने जो शोल्डर प्रेजेंट होगा वो रिमूव कर लेना है ताकि स्ट्रेट लाइन एक्सेस बन जाए आपका। और उसके बाद आपका आ जाता है फर्स्ट प्रीमोलर। फर्स्ट प्रीमोलर